last day we have started motion in a straight line. So motion in a straight line, what I discussed, can you just tell me? Sorry. Momentum is related to Newton's laws of motion. That is the reason I discussed that momentum. It is not related to motion in a straight line. What are the terms I discussed during that day? Distance. Then nothing. Kinematics, dynamics, point object, you forgot all about that. And the fact is that you have not written in your copy that day. I was noticing that. And that day, that was the first day, and that day I did not mention you to write. I'm seeing that number of students are new. Who are the new students who are attending my first classes? This is your first class now. 1, 2, 3, 4. Okay. So in motion in straight line, I have discussed the term what is motion first. Why the name? What does it mean? Motion in a straight line. In this chapter, what we are going to read basically. तो देखो यहाँ पे मैंने वो बताया था कि यहाँ पे जो भी होगा हमारे पास वन डायमेंशनल केस होगा, ठीक है. जितना भी ऑब्जेक्ट होगा जिसका मोशन होगा वो वन डायमेंशनल केस होगा. वन डायमेंशन मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर मैं एक्सिस बात करूं, इन टर्म्स ऑफ एक्सिस बात करूं तो फिर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये सब मैंने बता दिया था. तो कुछ नया स्टूडेंट है इसलिए रिपीट कर रहा हूं. फिर इसके बाद मैंने मोशन को डिफाइन किया कि वो चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है. फिर मोशन को डिफाइन करते हुए हमें एक टर्म मिल गया था, वो है डिस्टेंस, जिसको मैंने बताया था कि मैं थोड़ा फर्स्ट जा रहा हूं क्योंकि ये सारा चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है. फिर भी काइंड ऑफ रिपीटेशन हो रहा है नया स्टूडेंट के लिए. तो डिस्टेंस वो है कि अगर तुम मोशन में हो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना टोटल तुम पाथ ऑफ द लेंथ होगा उसको हम डिस्टेंस कहेंगे. मतलब हम अगर मोशन में होंगे तो हमारा पर्टिकुलर एक टाइम पे एक ही पोजीशन पे होगा, ठीक है. तो द सेम टाइम मैंने और एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था, वो था डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का इन टर्म्स ऑफ अगर मैं ऐसा यूनिट कहूं तो वो क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर हो, ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हमने कुछ ऐसा बताया था कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन बेसिकली, ठीक है. तो इतना मैंने डिस्कस कर चुका था. तो अभी देखो एक सिचुएशन भी मैंने ऐसे लिया था प्रॉब्लम के लिए कि एक रेक्टेंगुलर पाथ था, याद है ना. ये फिर एक स्टेयरकेस वाला ऐसा कुछ मैंने बनाया था, है ना. तो चलो एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्क्वायर पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है. एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्क्वायर पाथ फॉलो कर रहा है और ये साइड ऑफ द स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है और साइड ऑफ द स्क्वायर है, लेट अस कंसीडर कि √2 मीटर, ठीक है. तो मैं ऐसे नेमिंग कर देता हूं कि ABCD जो है ना उसने ऐसे पाथ फॉलो किया, ABCDA ऐसे पाथ फॉलो कर दिया, ठीक है. और एक ऑब्जेक्ट था उसने ऐसा एक रेक्टेंगुलर पाथ फॉलो किया, PQRS, फिर P पे आ गया. जो नए बच्चे हैं ना उसके लिए कह रहा हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो एक कार है जो नए है उसके लिए कह रहा हूं, एक कार यहां से स्टार्ट किया चलना, फिर ये ऐसे मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, फिर यहां तक यहां पे पहुंच गया. क्लियर है. यहां पे भी दूसरा कोई कार होगा वो ऐसे मूव किया यहां से, मान लो P से, P to Q, Q to R, R to S, S to P, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज what is the ratio between the, you can write the question, okay. You just draw the figure. ये है तुम्हारा 8 और ये है 6, साइड मैंने दे दिया, ठीक है. I am writing the question here. In the given figure, two different objects in the given figure, comma, two different objects have covered a distance ABCDA and PQRSP.
as shown in the figure. Full stop. If you are not able to recognize the word, then please tell me. Okay. I repeat, in the given figure, two different objects have covered a distance ABCD. A covered A distance नहीं होगा, यहाँ पे distances होगा. ABCD and PQRS P as shown in the figure. You need to find what is the ratio of the displacements when the first object is at C and the second object is at R. For the ratio of the displacements, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, what is लिखा होगा. What is the ratio of the displacement when the first object is at C and the second object is at R? ठीक है. Are you getting the question? What is written? मतलब फिजिकली तो पढ़ रहे हो. Are you technically getting the question? What it is saying? Okay. जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको मैं बता रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व करो. जिसको पता है तो सॉल्व करो, ठीक है. मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ वैसे. जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको बता रहा हूँ. एक चीज याद आता है, मैंने यहाँ पे कैसे ऑर्डर फॉलो किया. यहाँ पे ऑर्डर देखो, इट इज इंपॉर्टेंट. ए बी मतलब ये यहाँ से स्टार्ट किया, ए बी सी डी ऐसे कवर किया. तो किसी एक टाइम में ये यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, कभी इस पॉइंट में भी पहुंचा, फिर यहाँ पे भी पहुंचा. तो तुम्हें पूछा गया कि ये अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये जब यहाँ तक पहुंच गया, कोई भी कर हो, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच गया ना, जिसको पता है वो करो, उसको देखने की जरूरत नहीं है. जब ये यहाँ तक पहुंच गया तो पूछ रहा है कि तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. ठीक है. फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कैसे पाथ फॉलो किया, ऐसे पी क्यू ऐसे यहाँ से चला ना, तो यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ. बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि आर तक आया है ना, आर मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, तो तब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है. तो मतलब इन दोनों प्रॉब्लम का अप्रोच क्या होगा कि फर्स्ट केस में तुम्हें यहाँ पे इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट इसका निकालना है, उसका भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फिर तो रेशियो ले लो, हो जाएगा. 2:10. Who is saying 2:10? Okay. So you are getting what is the reason behind this, that I have given root 2 over here. Are you understand what is the reason behind this? For I have given the value root 2 over here. हाँ, समझ नहीं आ रहा है क्यों root 2 मैंने क्यों दिया? क्योंकि मुझे पता था ना ये 2 root 2 होगा. मतलब सॉरी, अगर a होता तो a root 2 होगा, अगर a होता, साइड a होता तो a root 2 होगा, तो root 2 into root 2 हो जाएगा, इसीलिए दिया इसका वैल्यू. ठीक है. तो चॉइस ऑफ द वैल्यूज जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट है. उससे भी तुम्हें कुछ मतलब फिजिक्स में ऐसा है, तुम्हें बहुत जगह पे मिलेगा कि चॉइस ऑफ द वैल्यू कुछ ऐसा है. कहीं पे तुम्हें ऐसे मिल सकता है कि 314. तो देखो ये इंपॉर्टेंट इशू है. तुम्हें लग रहा है कि मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, तो ऐसे अगर कोई आगे जाके अगर हमें ऐसा कोई वैल्यू मिलेगा ना, तो हमें पता चलना चाहिए कि भाई ये 3.14 से रिलेटेड होगा शायद, मतलब पाई से रिलेटेड होगा. तो चॉइस ऑफ द वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हें मतलब पता होना चाहिए कि यहाँ पे रूट 2 क्यों दिया सर ने. समझ रहे हो ना. इसका साइड अगर a होता तो एरिया कितना होता, a इंटू ए स्क्वायर. तो ये वाला डिस्टेंस कितना होता, a रूट 2 है ना. तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, रूट 2. तो रूट 2 इंटू 2 कितना, रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया ना, रूट बाहर निकल गया. तो ये चॉइस ऑफ द वैल्यूज के बारे में बात कर रहा था मैं. बाकियों का हुआ, गॉट द आंसर. यू आर नॉट गेटिंग, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा.
अच्छा कोई बात नहीं। लास्ट क्लास तो तुमने अटेंड किया होगा। क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूं। देखो ये वाला प्रॉब्लम अगर मैं ऐसे बताता, एकदम सिंपल, कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है जो यहां से लेके यहां तक मूव किया, ए टू बी, ठीक है, ए टू बी, और ये जो डिस्टेंस है ये 3 किलोमीटर है, ठीक है, स्पेशली तुम्हें बता रहा हूं मैं। और फिर इसने बी टू सी एक पाथ कवर कर लिया और जो कि 4 किलोमीटर है। यहां पे भी तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सर ने 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर क्यों लिखा। यहां पे भी चॉइस ऑफ द वैल्यू के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। क्यों? अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा ना यहाँ पे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, इनिशियली वो जो पर्सन था यहाँ पे था और विद द पैसेज ऑफ टाइम फाइनली कहाँ पे पहुंचा, तो सी पॉइंट पे पहुंचा। तो अब अगर मेरे से पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, इसको जोड़ दूंगा ना, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे भी तो सेम ही है, यहां तक पहुंचा, तो मतलब तुम्हें इसको जोड़ना है ना। इसको मैंने स्क्वायर बता दिया, ये भी √2 है, ये भी √2 है, ये भी √2 है, ये भी √2 होगा, तो ये √2 है, ये √2 है। यहाँ पे कैसे निकालोगे वैल्यू, √3² + 4² करके निकालोगे ना, तो वहां पे निकल पाओगे। तो ये तो सिमिलर, ये क्या होगा तो फिर, तो यहाँ पे भी 8 और 6 मैंने क्यों पुट किया वो भी समझ में आ रहा है ना, कि मुझे पता था डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन मैं दूंगा। 10 निकला यहाँ पे, कर पाओगे, सभी से पूछ रहा हूं, कर पाओगे तुम, चलो आगे बात करते हैं। तो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होगा तो ऑब्वियसली वो डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। और इसका मतलब इसका एक वैल्यू रहेगा, इसका जो भी वैल्यू रहेगा डिस्टेंस का, तो इसमें हमने डेफिनेशन में ऐसे बताया कि डिस्टेंस होगा टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, तो ये ऐड ही होता जाएगा, ऐड ही होगा, सिर्फ ऐड ही होगा, तो इसका वैल्यू जो होगा हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो मैं सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ही बात करना है यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस, कैन डिस्टेंस भी 0, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं कहूँगा हाँ होगा। ये ऑब्जेक्ट अगर मुझे ऐसे बोला तुमने कि डिस्टेंस जो है सर इसका वैल्यू 0 है, तो मैं कहूँगा इसका मतलब तुम कह रहे हो कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मूव नहीं कर रहा। क्लियर है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट तुमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। मतलब पिछले दिन भी मैंने बताया था कि अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर गया यहाँ से लेके फिर से घूम के यहाँ तक आ गया, तो ये इनिशियल पॉइंट भी यही था और फाइनल पॉइंट भी यही है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अगर क्या होगा, इस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तो 0 हो जाएगा, है ना। फिर मैंने तुम्हें ऐसे भी एक एग्जांपल दिया था कि मान लो तुम्हारा घर इस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है, और तुम्हारा घर से ये कॉलेज जो है बी पॉइंट पे है, ये मान लो 20 किलोमीटर है, मान लो, है ना। और तुम्हारा एक दोस्त है जो कि यहाँ पे रहता है सी, तो ये जो 20 किलोमीटर तुमने लिखा, इसको अगर तुमने एक्सिस बना दिया तो ये वाला पॉइंट ओरिजिन हो गया, 0 0 कोऑर्डिनेट हो गया। इस हिसाब से तुम्हारा फ्रेंड जो यहाँ पे मान लो ये 10 किलोमीटर में इस पर घर है, तो तुम्हारे रेस्पेक्ट पे ये वाला चीज नेगेटिव एक्सिस में है ना, तो तुम इसको नेगेटिव कहोगे, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है इन द केस ऑफ मोशन ऑल्सो, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन में है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने का चांसेस है, बट डिस्टेंस 0 होने का कोई चांसेस है नहीं। फिर मैंने डायरेक्शन के बारे में उस दिन समझाया था तुम्हें कि डायरेक्शन का मतलब कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है, डायरेक्शन तुम्हें रियल लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए, तुम्हें समझा ना। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि यहाँ से तुम अगर इस दरवाजे से निकल के तुम्हें अगर 1 मीटर ही जाना होगा तो तुम डिसीजन लोगे ना, मुझे राइट साइड जाना है या लेफ्ट साइड जाना है। अगर यहाँ से निकल के तुम्हें घर जाना है तो ऑब्वियसली तुम इस साइड मूव करोगे, तो डायरेक्शन इज नेसेसरी, ठीक है। तो इतना डिस्कस इसके बारे में नहीं कर रहा, बट ये एक डिफरेंस हो गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन होगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑब्वियसली होगा। डिस्टेंस जो है तुम्हारे पास वो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो डिस्टेंस का वैल्यू 0 होगा, बट डिस्प्लेसमेंट का मे नॉट बी, जरूरी नहीं है। रेस्ट में है डिस्टेंस 0, डिस्प्लेसमेंट 0, रेस्ट में है नॉट नेसेसरी कि डिस्प्लेसमेंट इज 0, है ना।
फिर हमने सीखा कि जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये वाला केस हो सकता है किसके साथ? बट डिस्टेंस के साथ पॉजिटिव ही होगा। अगर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव ही होगा, अदरवाइज रेस्ट में है तभी जीरो होगा, है ना। फिर और एक चीज आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या सेम होगा? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इज इट पॉसिबल? डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो पर ये जो होगा पॉसिबल होगा पहली बात। तो ये मतलब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि मान लो मेरे पास सिचुएशन ऐसा है कि मैंने ए पॉइंट, मेरे घर से कॉलेज तक पहुंच गया बी पॉइंट तक, और ये वाला डिस्टेंस जो है मेरे पास 5 किलोमीटर है। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि व्हाट इज द डिस्टेंस, तो मैं कहूँगा कि 5 किलोमीटर। अगर मेरे से पूछे कि तुम्हारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो भी 5 किलोमीटर ही हुआ, है ना। फिर ये वाला जो केस था अभी अभी जो मैंने दिखाया कि ये 3 किलोमीटर तुमने ए पॉइंट से मूव किया बी पॉइंट तक, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक 4 किलोमीटर तुमने मूव किया, है ना। तो इस केस में अगर तुम्हें डिस्टेंस पूछे तो तुम कहोगे कि भाई सारा ऐड होता जाएगा, है ना। बट डिस्टेंस ऐड हो गया, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होगा, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ हो गया, है ना। देखो ये वाला चीज तुम क्लास 9 में भी शायद पढ़ चुके हो। हाँ, तो ये सिंपल है, इतना डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ये वाला जो होगा ये 5 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे एक चीज मैंने ये वाला बताया, इससे हमें ये पता चला कि डिस्टेंस मे बी इन अ सर्टेन केस डिस्टेंस मे बी इक्वल टू, बट इस केस में लग रहा है ऐसे, इसमें जो होगा तुम्हारे पास डिस्टेंस हो गया वो तो 7 हो गया, मतलब ग्रेटर हो गया किससे? डिस्प्लेसमेंट से। अभी अभी मैंने एक और एग्जांपल बताया था कि मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसा है ए बी सी डी, ठीक है, ये रूट 2 साइड है। तो अब मैंने कहा कि ये ए पॉइंट से लेके फिर से ए पॉइंट तक आ गया, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस कितना हुआ? 4√2। और डिस्प्लेसमेंट? तो इस केस में भी क्या हो रहा है? डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा। कौन सा चीज हो रहा है? यही हो रहा है ना। तो अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा डिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो ही नहीं सकता। इक्वल किसी भी केस में ऐसा हो सकता है कि इक्वल हो, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होगा कोई भी एक सर्टेन सिचुएशन में इक्वल तो हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बहुत ज्यादा नहीं होगा, मतलब एक्सीड नहीं करेगा। बहुत ज्यादा मतलब एक्सीड करेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां तक मैं जो कह रहा था वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद फिर हम मोशन में आ रहे हैं। देखो डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया, जब मैंने तुम्हें डिस्टेंस बताया उसका कॉन्सेप्ट मैंने यहां से ही लाया था कि मोशन। इसको एक्सप्लेन करते हुए मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट अगर यहां पे है और ये मोशन पे है तो डेफिनेशन ही कहता है कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो मैंने ऐसे इंट्रोड्यूस किया था कि डेफिनेशन ऑफ मोशन। बट जब मोशन का डेफिनेशन हमने बता दिया तब हमें लग रहा है कि एक ऑब्जेक्ट यहां पे था, बाद में यहां तक पहुंच गया, मतलब कुछ लेंथ ऑफ द पाथ होगा इसका। तब इस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, क्या आ गया था? डिस्टेंस। उसके साथ हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्कस की, ठीक है। तो देखो फिर ये जो मोशन है ना, इस मोशन का कुछ टाइप्स होता है। टाइप्स मतलब मैं यहाँ पे वो वाला टाइप नहीं कर रहा हूँ कि ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, है ना, रोटेशनल मोशन, ये सब नहीं। इसका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से तो ये एक टाइप ऑफ मोशन होता है जो कि होता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन मैंने बताया तो था उस दिन, या नहीं बताया? अच्छा, फिर भी ये कोई नया टर्म है नहीं। हाँ बताओ क्या है? हाँ सारे एक साथ बोलो। हाँ टेल मी। If an object is covering equal distances in equal interval of time, then that kind of motion is known as uniform motion. तो चलो इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन को थोड़ा सा कह रहा है कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे, if an object is covering equal distances in equal interval of time, तो ये वाला मोशन हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको थोड़ा सा ऐसे जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी एक डिस्टेंस किसी भी एक ऑब्जेक्ट में कवर किया है, मान लो A to E लिखा मैंने, ठीक है।
इसको थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, A to B, B to C, C to D, D to E। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन जो होगा वो ऐसा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है ना इक्वल डिस्टेंसेस, यहाँ पे लिखा हुआ है ना इक्वल डिस्टेंसेस, तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं बताता हूँ कि ये जो टोटल डिस्टेंस है वो लेट अस कंसीडर कि 10 किलोमीटर है, और इसको मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इक्वल पार्ट में डिवाइड करना नहीं अगर होता तो मैं कर देता, बट इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड क्यों किया? मैं कह रहा हूं कि AB जो होगा ना वो सेम BC के साथ होगा। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसका डेफिनेशन भी कह रहा है कि इक्वल डिस्टेंस कवर करना चाहिए विद द पैसेज ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो ऐसा है कि मैं मान रहा हूं कि ये वाला 10 है, तुम समझ गए हो अब क्या होगा यहाँ पे? श्योर, देखो 2.5 2.5 2.5 2.5 है ना। तो तुम क्या सोच रहे हो कि ABCDE 2 into 5 2 5 10? हाँ, ऐसा नहीं होता। तो ये है तुम्हारे पास, है ना। तो अब देखो कि अगर ये डेफिनेशन कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई कार चल रहा है ना, कोई कार, तो कार मूव कर रहा है, ये 2.5 किलोमीटर मूव किया इसने और टाइम लगाया मान लो 30 मिनट, तो फिर ये वाला डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, सॉरी ये वाला डिस्टेंस भी कितना टाइम में कवर करना चाहिए? सारा 30 मिनट में ही कवर करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहाँ पे हाफ डन छोड़ के कुछ और करना चाहता हूँ, तो इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, बट ये डेफिनेशन के हिसाब से हमने ऐसे चलाया कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हम ये कह रहे हैं कि ये जो टाइमिंग होगा वो इक्वल ही होगा। तो देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और ये अगर मोशन की वजह से कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो मोशन में तो तुम कह रहे हो कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मोशन में है तो इस वजह से ये इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, और मोशन का डेफिनेशन में तुमने कहा कि जो चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा वो तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होगा। तो इसने अगर कुछ मूव कर रहा है, ये अगर मोशन में है तो इसका सर्टेन स्पीड तो होगा। क्यों? क्योंकि तो डिस्टेंस कवर कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये जो स्पीड मैंने लिखा, सिंपल टर्म लिखा, ये तुम्हारे पास क्लास 9 में भी था, उसका डेफिनेशन बताओ। हाँ, दैट इज करेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसे सिंपल मतलब भाषा में लिखूं तो यहाँ पे लिखो कि डिस्टेंस या फिर पोजीशन तुम लिख सकते हो, पोजीशन भी लिख सकते हो, डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसको हाफ डन मैंने छोड़ा, पहली बात। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जिसको हाफ डन छोड़ा मैंने, ये मैंने क्लास 9 के कॉन्सेप्ट से बताया। ठीक है, क्लास 9 के कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे अगर स्पीड जो होगा मैं v लिखूं और डिस्टेंस को अगर मैं s से रिप्रेजेंट करूं और इसको t से रिप्रेजेंट करूं, तो तुम्हारे पास ऐसा आता है, ऐसे लिख दे, s इक्वल टू vt आ गया बेसिकली, s इक्वल टू vt, मतलब मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमारा टॉपिक जो है उसको भी समझो, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के अंडर में है हमारा टॉपिक। ठीक है, द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस यूनिफॉर्म मोशन को मैंने बताते हुए यहाँ पे एक हाफ डन सिचुएशन क्रिएट करके रखा हुआ है, और स्पीड जो है एक्चुअल जो HS फर्स्ट ईयर में हम स्पीड पढ़ना चाहेंगे वो ये वाला है नहीं। ठीक है, तो फिर भी इससे कुछ हो जाएगा, तो इसका थोड़ा और जो डिस्कशन होगा उसको भी मैं हाफ डन करके रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर से बैक कर रहा हूँ अभी। क्लियर है? जो कॉन्सेप्ट हमें क्लास 9 में पता था स्पीड का, वो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, और मैंने एज्यूम किया कि लेट अस कंसीडर v विद द वेलोसिटी, s विद द डिस्टेंस एंड t विद द टाइम। मतलब ऐसा सिचुएशन है, यहाँ से यहाँ तक कवर किया a to b, तो यहाँ से डिस्टेंस मैंने s पकड़ लिया, यहाँ से यहाँ तक मूव किया t टाइम पे, और जो स्पीड है इसका पूरा v था। क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे अगर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ, अगर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट इस पॉइंट पे, मतलब कह रहा हूँ कि a to b जो जर्नी है मेरा, क्या लिखना है? v इक्वल टू s बाई टी लिखना है ना। कितना है s यहाँ पे? 2.5, t 30। लेट मी टेल यू कि आई एम नॉट कन्वर्टिंग इट द टर्म किलोमीटर इन मीटर एंड मिनट इन सेकेंड। ठीक है, फॉर द टाइमिंग आई एम नॉट कन्वर्टिंग, नॉट नेसेसरी, बट हम अगर एक्चुअल सेंस में न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, तो हमें किलोमीटर से मीटर लाना है ना।
और फिर मिनट से सेकंड या फिर आवर से सेकंड लाना है। क्लियर है? यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ इसलिए। तो ये आ गया तुम्हारा, मान लो v1 लिखा हुआ है। v1 मतलब कितना है, a to b। ठीक है, अगर मैं सेम ये वाला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरे पास, मतलब v2 लिख रहा हूं इसको, मतलब b to c, तो इसका फॉर्मूला है s by t। यहाँ पे कितना लिखना है मुझे, 2.5 by 30। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिखूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे लिखूंगा तो क्या होगा, अच्छा इसका मतलब यूनिफॉर्म जो मोशन मैंने डिफाइन किया, यूनिफॉर्म जो मैंने मोशन डिफाइन किया, यहाँ पे मैंने ये बताया था कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बट जब हमने प्रैक्टिकली इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकली जब हमें स्पीड का जनरल डेफिनेशन पता था, जब हमें स्पीड का सिर्फ जनरल डेफिनेशन पता हो गया और इसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो हम देख रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्पीड निकालते हैं, किसी भी पॉइंट पे स्पीड निकालते हैं, तो देखा गया कि सारा जो वैल्यूज, इसका जो भी आंसर होगा उसी का आंसर ये भी होगा, इस पॉइंट पे भी आंसर सेम ही होगा। मतलब कौन सा चीज यहाँ पे मिल रहा है जो कि चेंज नहीं हो रहा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको हम एनालिसिस करते हैं ना, तो उससे हमें एक पॉइंट ये मिलता है कि स्पीड इज रिमेनिंग कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? तो स्पीड इज रिमेनिंग कांस्टेंट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड इज रिमेनिंग कांस्टेंट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन का जो कंसीक्वेंस है वो ये है, स्पीड इज रिमेनिंग कांस्टेंट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो मैंने बताया कि स्पीड इज रिमेनिंग कांस्टेंट, ये यहाँ पे एक एग्जांपल लेके, ठीक है, इसको थोड़ा और इजी तरीके से समझते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास एक कॉमन सेंस यूज करो, मान लो तुम फिजिक्स जानते ही नहीं हो, तो तुमने ए पॉइंट से ई पॉइंट तक मूव किया, बी सी डी डी ई, ठीक है, तुम्हारे पास एक स्कूटी है मान लो, तो तुम अब जनरल एक कॉमन सेंस यूज करो कि तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया कि यहां से लेके यहां तक जो तुमने पहुंचा ना, ये मान लो 2 किलोमीटर है और 3 सेकंड में पहुंचा। 2 किलोमीटर 3 सेकंड, बहुत फास्ट हो गया, ठीक है सेंस नहीं बनता इसका। 2 किलोमीटर और 3 सेकंड बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ, जो भी हो। फिर तुम यहाँ से लेके ये भी 2 किलोमीटर है, बट इसको भी तुम 3 सेकंड में कवर कर रहे हो। मतलब फिजिक्स को भूल जाओ, तुम स्कूटी चला रहे हो और तुम क्या कर रहे हो, 2 किलोमीटर को 3 सेकंड में कवर कर रहे हो, फिर 2 किलोमीटर को 3 सेकंड में कवर कर रहे हो, फिर 2 किलोमीटर को 3 सेकंड में कवर कर रहे हो। अगर ये पॉसिबल हो रहा है तो किस वजह से? क्या तुमने एक्सेलरेटर ऊपर नीचे किया इस केस में? अगर करते हो तब तो कुछ उल्टा फुल्टा होगा, या फिर तुम 3 सेकंड के जगह पे 2 सेकंड पे कवर कर लोगे, या फिर तुम 10 सेकंड में कवर करोगे। इसका मतलब क्या कर रहे हो तुम, मतलब जो इसमें तुम चेंज नहीं, क्या चेंज नहीं करना चाहते हो? हाँ, मतलब एक्सेलरेटर दबा नहीं रहे हो, बट इसका मतलब तुमने स्पीड चेंज नहीं किया, है ना? क्लियर है ना? तो ये कॉमन सेंस भी पता लग रहा है ना, कॉमन सेंस से भी पता लग रहा है, फिजिक्स जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है? तो कुछ कभी मतलब फिजिक्स का टर्म ऐसे आ जाता है ना, ऐसे बहुत सारा चीज़ें, तो लगता है कि बहुत कुछ टफ हो रहा है, बट एक्चुअली सिचुएशन को तुम जानते हो, सिंपल सिचुएशन था, है ना? तो चलो, तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने ये जाना कि स्पीड अगर हमें पता है, जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस बाई टाइम हो, तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर इसका कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं ना, तो हमें ये मिल जाता है कि स्पीड इज रिमेनिंग कांस्टेंट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बट स्पीड जो होगा, अब फिर से कॉमन सेंस की बात है कि स्पीड जो होगा, अगर मैं कोई डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पे बदरपुर टू सिलचर जाना है जो कि 30 किलोमीटर होगा, अगर तुम कह रहे हो ना कि बदरपुर टू सिलचर तुमने ट्रेवलर से आए, या फिर कोई पर्सनल कार यूज कर रहे हो तुम, ठीक है, तो मैंने अभी जो मेरा जो टर्म है वो तो ये है कि यूनिफॉर्म मोशन, और इससे एक पॉइंट हमें ये तो मिल गया ना, स्पीड इज रिमेनिंग कांस्टेंट, है ना? अब तुमसे पूछा गया कि भाई बदरपुर टू सिलचर तुम जब गए हो अपने कार से जो कि 30 किलोमीटर है, इज इट पॉसिबल कि तुम कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करो? एक्चुअल सेंस में क्या ये पॉसिबल है? नहीं होगा। पर्सनल कार है फिर भी तो नहीं होगा, ट्रेवलर होता तब तो होता ही नहीं, तब भी तो, क्योंकि तुम्हें वो मिलेगा ना, क्रॉसिंग लाइन मिल सकता है, ट्रैफिक जैम हो सकता है, तो देयर आर नंबर ऑफ सिचुएशंस कंसीडरिंग व्हिच यू आर नॉट मेंटेनिंग द कांस्टेंट स्पीड, है ना? तो जनरल सेंस में अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन इज क्वाइट इम्पॉसिबल। थियोरेटिकली इट इज करेक्ट,
मतलब जनरल सेंस पे अगर हम बात करें डायरेक्ट कह नहीं सकते, समझ रहे हो, बट हम जो है ना टेक्निकली स्पीड को कांस्टेंट कहने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो स्पीड जो मैंने इंट्रोड्यूस किया वो था क्लास 9 वाला कॉन्सेप्ट, जिससे मुझे सिर्फ कुछ एनालिसिस करना था, मुझे ये एनालिसिस करना था, ये मीनिंग निकालना था, वो मेरा ये मीनिंग निकल गया। अब फिर हम रियल सिचुएशन में आ गए थे, वहाँ पे हमने जानने की कोशिश की अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि ये एक ही स्पीड में जाए, क्या ये पॉसिबल है? तो नहीं है। तो ये वाला टर्म को, जो स्पीड वाला टर्म क्लास 9 में हमने सीखा, तो वो गलत हो गया पहली बात, ठीक है, वो तो गलत हो गया। तो अब क्या करने वाले, मतलब देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो करना है ना, कि मुझे यूनिफॉर्म मोशन तो सिलेबस में उसको पढ़ना है और उसको रहते हुए ये वाला जो चीज़ है इसको भी वैलिड रखना है। यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना है मतलब स्पीड को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। प्रैक्टिकल सिचुएशन में फिर स्पीड नहीं होगा। तो अगर अब देखो, अगर अब तुम फिजिक्स नहीं जानते हो, अगर तुम फिजिक्स नहीं जानते हो और तुमसे किसी ने पूछ लिया कि भाई तुमने जब कार चलाया तो तुम जब बदरपुर टू सिलचर पहुंच गए हो तो तुमने कितना स्पीड मेंटेन किया, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा आंसर ऐसा नहीं होगा कि भाई मैंने जब कार चलाना स्टार्ट किया तब तो मतलब 20 किलोमीटर पर आवर पे था फिर खाली रास्ता मिल गया, फिर 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो इतना तो टाइम उसके पास भी नहीं है सुनने के लिए कि तुम मतलब कौन सी जगह पे कितना कितना स्पीड मेंटेन किया हो, वो सुने, उसका भी कुछ काम होगा, है ना। तो तुम आंसर क्या दोगे? हाँ, आंसर क्या दोगे? लेट अस कंसीडर कि आंसर है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अब जो तुमने बताया क्या ये कांस्टेंट है या नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता, तुम जो कह रहे हो वो भी तुम समझ नहीं पा रहे हो इसलिए तुमने ऐसे कह दिया। क्या तुमने जो आंसर दिया वो कांस्टेंट है या नहीं है? हाँ, तुम्हारा आंसर कांस्टेंट है। तुमसे जब मैंने पूछा कि तुम बदरपुर टू सिलचर पहुंच गए 30 किलोमीटर, वहां पे रियलिटी में जो है, रियलिटी में तुम उस इंसान को ये बताना नहीं चाहते हो कि हर एक पॉइंट पे कहां कहां तुमने स्पीड चेंज किया, वो तुम बताना नहीं चाहते हो, है ना। कॉमेडी हो जाएगा क्योंकि बहुत बार ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे तुम्हें चेंज करना होगा। इसका मतलब तुमने अल्टीमेटली उसको क्या बताया? एवरेज बताया। और वो वाला टर्म जो है वो कांस्टेंट है या नहीं है? कांस्टेंट है। तो हमें क्या पढ़ना है? उस पे कौन सा चीज कांस्टेंट होना चाहिए पहले पता चला, जनरल सिचुएशन में। बट यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना है तो फिर स्पीड को क्या बोलना पड़ेगा? फिर स्पीड को क्या बोलना पड़ेगा? हाँ, बोला तुमने, कांस्टेंट बोला तुमने, यहां तक, यहां इस पॉइंट तक बदरपुर सिलचर तक स्पीड को कांस्टेंट बोला। बट स्पीड को क्या नाम दे? एवरेज, क्योंकि ये वाला वैल्यू तुमने क्या बोला? समझ आ रहा है? तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है एवरेज स्पीड, जिसका डेफिनेशन ऐसा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। मैं लिख नहीं रहा, तुम लिख लो। तो एवरेज, यहाँ पे मैंने ये बताया तुम्हें कि एवरेज स्पीड का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो रहा है, बट हमें एक आंसर तो देना है, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना है तो कांस्टेंट ही आंसर देना पड़ेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि स्पीड को एवरेज स्पीड कह सकते हैं। और इसका डेफिनेशन मैंने बताया, तुमने लिखना होगा कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, लिखा तुमने? चलो, तो इसको हम न्यूमेरिकली समझेंगे कि एवरेज स्पीड कैसे निकालना है, सिचुएशन कैसा होगा, प्रॉब्लम क्या होगा हमारे पास, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं यहां पे ऐसे, क्वेश्चन नहीं लिख देता हूं, एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं करता। चलो, एक सिचुएशन मैं ले रहा हूं यहां पे कि A2 मान लो, यहाँ पे E लिख रहा हूँ, C इतना बड़ा मत लूँगा, हाँ लिखो ना, क्या E लिखो, A B C D E। तो देखो, एक ऑब्जेक्ट था जिसने इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। एवरेज स्पीड यहाँ पे मैं लिख कर रखता हूँ कि एवरेज स्पीड
एवरेज स्पीड, जो कि है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये तुमने लिख लिया होगा। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जो A टू E एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया, बट जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें गिवन है ना उसको समझते हैं कि ऐसे गिवन है कि ये, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल दिस पार्ट्स आर इक्वली स्पेस्ड, समझ रहे हो ना, नॉट नेसेसरीली कि AB इज इक्वल टू BC, नॉट नेसेसरी, अनइक्वल है मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि ये वाला डिस्टेंस S1 है, ये वाला डिस्टेंस S2 है, ये वाला S3, ये वाला S2। ठीक है, और यहां पे A टू B जो तुमने स्पीड मेंटेन किए हो ना, जो तुमने मेंटेन किए हो वो V1 है, ये V2, ये V3, ये V4। क्लियर है? तो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं भाई, तुमने मान लो ये बदरपुर है और ये सिलचर है, तो क्वेश्चन वही है कि कुछ इंटरमीडिएट सिचुएशंस तुम्हें गिवन है, कुछ इंटरमीडिएट सिचुएशन तुम्हें गिवन है। अब डायरेक्ट पूछा कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दैट जर्नी, मतलब A टू E तक तुम जब पहुंच गए ना, तब तुम्हारा एवरेज स्पीड क्या था। हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन मैंने पार्ट के हिसाब से दे दिया। एट द सेम टाइम सेइंग, यहाँ पे लिखा हुआ है कि S1 S2, मतलब S1 इज नॉट इक्वल टू S2, है ना। अगर ये S1 होता और ये भी S1 होता, मैं यहाँ पे S1 ही लिखता। हाँ, अब करो। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? हाँ, तो करो। एवरेज स्पीड निकालना है इस सिचुएशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए एवरेज स्पीड निकालना है तुम्हें। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने नहीं दिया, इसका मतलब यू विल बी गेटिंग सम एक्सप्रेशन, एक्चुअली सम एक्सप्रेशन यू विल बी गेटिंग। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं तुम्हारे पास। किसी को अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो पूछा करो। अप्रोच क्या होगा मेरा इस प्रॉब्लम का, बताना थोड़ा सा, मैं भी समझ। अप्रोच क्या होगा? हाँ बता। पहले हम T1, T2, T3, T4 निकालेंगे, फिर उसका टोटल निकालेंगे, सो टोटल डिस्टेंस भी निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस आई मीन S1, S2, S3, S4 क्या होगा? टोटल डिस्टेंस प्लस होगा। हाँ, टोटल डिस्टेंस तो गिवन है, डायरेक्ट ऐड कर दोगे, है ना। ये वाला चीज तो इजी है, ये वाला चीज तुम्हारे पास S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस, ये क्लियर था। ये जो है टोटल टाइम, क्या ये गिवन है? नहीं है। मतलब इसमें कोई ऐसा कह रहा है कि T1 T2, T1 तो तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा, T1 इज नॉट गिवन, T1 गिवन है नहीं है ना। तो तुम क्या लिखोगे? देखो ये सब चीज तुम्हें लिखना है, मैं लिख नहीं रहा, मैं लिख के दे सकता हूं, बट मेक योर ओन सेंटेंस। ठीक है, तुम्हें क्या बताना पड़ेगा कि लेट अस कंसीडर T1 विद द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ AB। ठीक है, फिर T2 क्या लिखोगे? सेम सेंटेंस टू कवर ए डिस्टेंस BC। समझ रहे हो ना या नहीं समझ रहे हो? तो लिखो, खुद से लिखो, ये सेंटेंसेस सरल लिखो। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं करवा रहा, मैं तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव में जाके बाद में ऑब्जेक्टिव में आऊँगा। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें ये सब लिखना है। ऑब्जेक्टिव होगा तो हम नहीं लिखेंगे, हम थोड़ा सा ट्रिक भी यूज़ करेंगे। तो अभी ट्रिक नहीं बता रहा, पहले तो इलाबोरेशन सीखो, बाद में हम ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। अब T1 T2 T3 T4 कैसे निकालना है? S इक्वल टू VT से निकालना है ना। हाँ, तो जब मैं कहूंगा कि भाई S का वैल्यू S1 है, जब मैं कहूंगा S का वैल्यू S1 है, तो V का वैल्यू V1 है, और T का T1। क्या निकालना है? T1। तो T1 क्या होगा? S1 बाई V1। तो और नहीं निकालना है तुम्हें। सिमिलरली T2 क्या होगा? हाँ, T3 क्या होगा? समझ गए हो तुम? अब तो आंसर आ ही जाएगा। अब पुट कर दो, जो भी आंसर आएगा एक्सप्रेशन वही आंसर है तुम्हारा फाइनल। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट लाइन होगा वो आंसर हो जाएगा।
आंसर तुम्हारा होगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 डिवाइडेड बाई S1 बाई V1 प्लस S2 by 3. हाँ वही होगा आंसर। आया सबका? हाँ क्लियर है? अब देखो एक चीज़ सिखाने और कंफ्यूज करने के लिए, अगर मेरे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ से यहाँ तक V1, यहाँ से यहाँ तक V2, यहाँ से यहाँ तक V3, यहाँ से यहाँ तक V4, और मेरे से कोई पूछता है कि भाई इतना ये V1 यहाँ तक वेलोसिटी, सॉरी स्पीड कहूँगा, वेलोसिटी नहीं कहूँगा, V2 यहाँ तक स्पीड, V3 ये है V4, तो एवरेज तो भाई V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डिवाइडेड बाई 4 होना चाहिए था। इतना ऊटपटांग आंसर जो लिखा तुमने क्यों? एट द सेम टाइम तुम अगर एनसीईआरटी क्लास 9 को फॉलो करोगे, वहां पे एक क्वेश्चन है भी है ऐसे कि उसका आंसर V1 प्लस V2 बाई 2, और उसको तुमने सॉल्व भी किया और मार्क भी मिला था। अगर क्लास 9 का किताब है ना तो जाके देख लेना, मुझे याद है ऐसा एक है। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। क्या वो वाला किताब जो सबको सिखा रहा है क्लास 9 वो गलत है? कौन सा कंडीशन? यूनिफॉर्म, मैंने बताया तो यूनिफॉर्म के लिए तो एवरेज है। ये वाला तो वैल्यू कांस्टेंट निकलेगा ना। अब देखो ये पूरा सिस्टम के लिए, ये पूरा सिस्टम के लिए तुम तो एक ही आंसर बताओगे मुझे। ये पूरा सिस्टम हो गया, A to E एक सिस्टम हो गया मेरे पास जर्नी का, और इसका जो स्पीड तुमने बताया, अब तो कैलकुलेट करने की, अगर ये सारा वैल्यू दिया होता 2, 3, 4, 5, इसका भी कुछ वैल्यू आता अगर, तो एक कांस्टेंट एक ही वैल्यू आता है ना। तो चलो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसे मैंने क्यों नहीं लिखा। इसने जो बताया कंडीशन है दैट इज करेक्ट, बट कंडीशन वो बता नहीं पाया, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कंडीशन क्या है एक्चुअली, कब ऐसे करना है या फिर ऐसे करना है, 2 हो तो डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है। एवरेज तो हम ऐसे निकालते हैं ना, तो ऐसा कौन सा चीज हो गया जिसके लिए हो नहीं रहा है। तो अब देखो, अगर तुम्हारे पास सिचुएशन चेंज करता हूं, तुम्हारे पास ऐसा है A to E, फॉर्मूला तो वही है, ठीक है। ये मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, A to E, ये B, ये C, ये D। तो A to B जो है तुमने V1 स्पीड रखा और टाइम लगाया तुमने T, ठीक है। फिर B to C तुमने V2 स्पीड रखा, टाइम लगाया तुमने फिर से T। C to D तुमने V3 रखा बट टाइम लगाया, और ये बट टाइम। अब बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। हो रहा है, इस बार हो रहा है, बट फॉर्मूला तो हमने यही अप्लाई किया, फॉर्मूला तो हमने यही अप्लाई किया। इसका मतलब क्लास 9 का जो किताब था वहां पे हमें पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया, वहां पे हमें पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया, कोई भी पॉइंट बता के ऐसे नहीं लिखा, उसने क्वेश्चन में डायरेक्ट बता दिया कि सेम टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इस वाले प्रॉब्लम को तुम कैसे सॉल्व करोगे? सेम यही लिखना होगा तुम्हें, बट इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? तुम जब लिखोगे S इक्वल टू VT, तुम जब लिखोगे S इक्वल टू VT, तो यहाँ पे S1 का वैल्यू तुम जब निकालोगे, यहाँ पे होगा V1 इंटू T, S2 का क्या होगा V2 इंटू T, S3 का क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये होगा V1 इंटू प्लस V2 इंटू V3 T V4 T, और यहाँ पे T1 भी T, T2 भी T, सारा हाँ हाँ T कॉमन जाएगा, फिर कट जाएगा। सॉल्व कर चुके होंगे ना? V1 plus V2 plus V3 plus V4। So this is the final answer. मिला ये वाला आंसर सबको, है ना? तो नेक्स्ट एक सिचुएशन लेते हैं, चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। ए बॉडी हैज कवर्ड, ए बॉडी हैज कवर्ड, a body has covered 1/3 of its complete distance, 1/3 of its complete distance
with speed u, one third of its complete distance with speed u, comma the next one third, comma the next one third with speed v, with speed v, and the last one third with speed w, with speed w, full stop. Find the average speed of the object, of the body. Body लिखा है तुमने, तो body लिखो. Find the speed of the body. ठीक है. तो देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक चीज समझ लो कि तुम्हारे पास अभी अभी मैंने दो डिफरेंट सिचुएशंस बताए थे. एक्चुअली एक में ऐसा था कि अगर एवरेज हमें बताना हो, वैसे हमें पता था कि एवरेज हमें कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट का इन्फॉर्मेशन दिया है तो सारा को ऐड करके फिर कितना टोटल नंबर है उससे डिवाइड करना होता है. इन जनरल एवरेज का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है. बट इस केस में वो वाला कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब तुम्हारे पास जो टाइम होगा ना वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो क्या ये वाला प्रॉब्लम उस वाले सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है अभी जो तुमने लिखा? तो इसका अप्रोच वैसे नहीं होगा. तो कौन सा वाला अप्रोच होगा? पहला वाला, है ना? तो करो. यहां पे भी मैंने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया नहीं, तो इसका भी एक एक्सप्रेशन निकलेगा. ठीक है, तो ट्राई टू फाइंड दैट एक्सप्रेशन. डू इट फर्स्ट. यहां पे भी बहुत सारा चीज एज्यूम करना पड़ेगा, है ना? तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो तो है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. ये तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है. और अगर तुम ऐसा एक सिचुएशन बनाते हो, अगर ऐसे ड्राइंग करोगे ना तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि मान लो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. क्यों? क्योंकि बोला ना फर्स्ट मतलब टोटल डिस्टेंस मान लो मैंने पकड़ लिया. टोटल डिस्टेंस लेट अस कंसीडर थ्राइस s. ठीक है. अगर तुम मेरे से पूछो कि सर s पकड़ते हैं तो नॉट एन इश्यू, पकड़ सकते हो. बट s/3 लिखना पड़ेगा. ये हाँ ये इजी हो जाता है ना. ये थ्राइस s पकड़ोगे तो इतना कितना हो जाएगा? तो a to b, ये भी s हो जाएगा और ये भी s हो जाएगा. ये 3 इक्वल तुम्हारे डिस्टेंसेस हो गए ना. 1/3 फर्स्ट, सेकंड 1/3 एंड लास्ट 1/3. तो कैसे करना है? ये तुमने क्या किया? एज्यूम किया. तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि लेट अस कंसीडर द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 3s. ये लिखना पड़ेगा, है ना? यहाँ पे तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें तो 3s ऐसा कुछ गिवन है ही नहीं. तो यू हैव टू एज्यूम दैट. तो यू जस्ट राइट इट डाउन कि लेट अस कंसीडर द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज थ्राइस s. ऐसे फिगर बना लोगे तो और इजी हो जाएगा लिखने में. ठीक है. तो इस हिसाब से तुम्हारे पास यहाँ पे एवरेज स्पीड जो हो गया, क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो ये 3s हो गया, है ना? टोटल डिस्टेंस जब तुमने एज्यूम किया तो टोटल डिस्टेंस तुमने ऊपर 3s लिख दिया, बट नीचे क्या है? तो टोटल टाइम तुम्हें गिवन है नहीं है. दैट मीन्स अगेन यू नीड टू एज्यूम. तो क्या ये टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए? अगर टाइम इंटरवल इक्वल होता तो हम ये वाला अप्रोच करते, तब तो v1 प्लस v2 प्लस v3. हाँ, तो ये इक्वल तो है ही नहीं. तो अलग अलग टाइम तुम्हें पकड़ना पड़ेगा. लेट अस कंसीडर t1 यहाँ पे t2. ये सेंटेंसेस लिख पाओगे, है ना? खुद से लिख पाओगे? हाँ, तो लिखो. मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, तुम खुद लिख रहे हो कि t1 t2 t3 क्या है. डन. तो अगर तुमने t1 t2 t3 लिख लिया ना, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? देखो सारे से बात कर रहा हूं. यहां पे
T1 plus T3. क्या T1, T2, T3 is given? Then we have to determine, है ना? तो मुझे T1 निकालना है, तो मैं T1 मुझे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? कैसे? S इक्वल टू VT से। तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है? पहले AB पे, समझ रहे हो ना कि T1, T2, T3, ये तो मैंने एज्यूम कर लिया, चलो यहाँ पे लिख लिया। अब T1, T2, T3 भी एज्यूम किया हुआ है, बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा? तो कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे तो है तुम्हारे पास, है ना? इतना डिस्टेंस मुझे पता है S है, और इतना जो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा वो है T1। तो तुम अगर लिखोगे जनरल S इक्वल टू VT, और अगर ये सिर्फ AB पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? S की जगह पर तो S ही होगा। ये क्या है? ये जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है ना? ये क्या है? ये तो वी नो दैट S इक्वल टू VT है, बट यहाँ पे मैं S की जगह पे कुछ और लिखता, X होता तो X लिखता, बट S ही है तो S लिखा। फिर V कितना है? U है ना? U है, V1 नहीं, गिवन है, U है। और ये टाइम तुमने, है ना, क्या निकालना है तुम्हें? तो T1 इज व्हाट? तो फिर बाकी निकालोगे कैसे? सिमिलरली ऐसे फिर से नहीं करोगे, है ना? तो T2 कितना होगा? T3, तो ये यहाँ पे पुट करना है, करो, आंसर मिल जाएगा। कितना है? Yes, you are correct. You are correct. He is correct. Got it. Same answer. सही आ रहा है सबका? तो यहाँ पे 3S है, T1 का वैल्यू मैं वहां से लिख रहा हूँ S बाई U प्लस यहाँ पे फिर लिखूंगा S बाई V प्लस यहाँ पे S बाई W। ये S यहाँ से कॉमन जाएगा और ऊपर भी ऐसे कट जाएगा, फिर LCM लोगे। इतना मैथमेटिक्स तो तुमने सीखा ही हुआ है ना? तो अल्टीमेटली आंसर होगा 3UVW प्लस, सॉरी, डिवाइडेड बाई UV प्लस VW प्लस WU। सबको कह रहा हूं आंसर आ रहा है? ये वाला आया? तुम्हारा आया है ना? चलो ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं। और एक सिचुएशन ऐसे कंसिडर करूंगा मैं। देखो कि एक सर्टेन जर्नी था तुम्हारे पास कि तुमने A पॉइंट से B पॉइंट, ठीक है, यहां पे तुमने ना कितना दूं? 1 मीटर। हाँ 1 मीटर लिखता हूँ। 1 मीटर तुमने कवर किया, ठीक है, और वो किया तुमने 1 मिनट पे A to B। तो तुमने यहां पे क्या किया पता है? यहां पे तुमने A to B ना वॉक किया, ठीक है, यहां पे तुमने A to B तुमने वॉक किया और तुमने 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है। फिर तुमने सोचा कि थोड़ा सा यहां पे तुमने रन किया, तो फिर रन किया, फिर 1 मिनट तक रन किया। कॉमन सेंस क्या कहता है? 1 मीटर से ज्यादा होगा तो B to C हो गया, है ना? तो यहां से तुमने 3 मीटर कवर कर लिया डिस्टेंस, ठीक है। देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड? पर मिनट है, बट हमें क्या करना है इसको? तो इसको करना भी है, ठीक से करो। बट जो मैं बताना चाहता हूं वो तुम्हें समझ में आ रहा है ना? इस प्रॉब्लम को मैंने क्रिएट किया किस लिए? क्या मतलब इंफॉर्मेशन मुझे क्या देना था? इंफॉर्मेशन क्या था? नहीं, कन्वर्शन ऑफ यूनिट। इंफॉर्मेशन ये था कि सिचुएशन समझो तुमने। सिचुएशन तुम्हें समझना है कि यहाँ पे टाइम इक्वल है, ठीक है ना? सिचुएशन, इससे प्रीवियस वाला जो प्रॉब्लम था उसमें ये वाला सिचुएशन नहीं था। मतलब हमने सीखा ना कि एवरेज स्पीड जो है हर बार ऐसा नहीं होगा कि v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, ये डिपेंड करेगा। तो ये वाला प्रॉब्लम मैंने इसीलिए बनाया ताकि तुम्हें समझ में आए कि 1 मिनट टाइम है, नेक्स्ट भी 1 ही मिनट टाइम है, तो हमें वो वाला करना है ना? कर दो, इसको कर दो, आंसर कर दो। और ऑब्वियसली वो तो पता ही है कि किलोमीटर हो या फिर मीटर हो, सॉरी आवर हो, इसको तो चेंज करना ही है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स में तुम जब भी करोगे ऐसा यूनिट में रखने की कोशिश करोगे सारे यूनिट्स को।
आ रहा है आंसर? आ गया ना? कितना? 1/30 1/30 कह रहे हो फिर से। सबका हो रहा है? अब तो लास्ट बेंच भी नहीं कह सकता है ना, चेयर कहना पड़ेगा। हो गया? आ रहा है सबका सेम आंसर आ रहा है? 1/30 मीटर पर सेकेंड। ओके गॉट इट ना। चलो और एक सिचुएशन ऐसे करते हैं, उसी को रिपीट करते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिख लो। ए बॉडी हैज कवर्ड first half of its total distance by speed u. First half of the total distance by speed u, and the next half it was having a speed of v. A body has covered, ऐसा कुछ लिखा होगा सेंटेंस। A body has covered, तो it is having a speed होगा, it was नहीं होगा। नेक्स्ट half it is having a speed v, तो क्या करना है? फाइंड द एवरेज स्पीड। तो पहले तो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि ये वाला सिचुएशन इक्वल टाइमिंग वाला नहीं है ना। तो तुम्हें थोड़ा सा जैसे कि वो वाला सेम ही है जो मैंने फर्स्ट 1/3 सेकंड 1/3 और लास्ट 1/3 वाला कहा ना, उसी की तरह होगा। कर दो, जल्दी कर लो। इसका आंसर जो होगा तुम्हें फिर से लिखना है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फिर तुम्हें एक डायग्राम बना के उसको एज्यूम कर लेना है। इस बार थ्राइसेस लिखोगे? ट्वाइसेस लिखने से आसानी होगी, है ना। एस भी तुम लिख सकते हो, नॉट एन इशू, बट ट्वाइसेस लिखोगे तो हाँ आसानी होगी बस। दिस इज द आंसर। तो एक चीज याद रखना, जिसका हो रहा है मतलब करो, वैसे मैं बता रहा हूं कि इस फॉर्मूले को ना याद रखना है तुम्हें, तब जाके शॉर्टकट कर पाओगे अगर ऐसा सिचुएशन हो तो। ठीक है, स्पीड दिया गया होगा और वो भी बताना है कि सेम होना चाहिए, टू इक्वल पार्ट्स नहीं, टू इक्वल पार्ट्स होना चाहिए। अलग अलग पार्ट में ये आंसर नहीं आएगा, है ना। बता रहे हैं ना फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, मतलब तुम कह रहे हो ये वाला पार्ट एस तो ये वाला पार्ट भी एस, तभी होगा ये फॉर्मूला, अदरवाइज नहीं होगा। चलो हो गया, ठीक है। तो इस बार हम फिर से सबका हो रहा है, ट्वाइस यू बी बाई यू प्लस भी आया, क्लियर। तो चलो एवरेज स्पीड जो हमने सीखा वो ऐसा है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब हम इसको एस इक्वल टू वी टी का मतलब वो देंगे। टोटल एवरेज स्पीड को मैं v मान लेता हूं, टोटल डिस्टेंस को मैं s और टोटल टाइम को t मान रहा हूं, तब जाके ये s इक्वल टू वी टी हो रहा है, ठीक है। और इसमें v जो है, इसमें जो v है इसका नाम क्या बताया मैंने, मतलब मोशन क्या होगा उसमें, स्पीड
क्लियर? क्लियर है इतना? ठीक है, तो अब जाके मैंने एस इक्वल टू वी टी का इसको वो दिया। तो इसमें से अगर मुझे कह रहा है कि भाई तुम जो है ना पोजीशन और टाइम ग्राफ बनाओ और मोशन तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन है, तो कैसे होगा? स्लो स्लो स्ट्रेट लाइन, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द, कैसे पता चला? नहीं, मैंने एक्सप्लेन तो किया हुआ है ना उस दिन। मैंने क्या बताया था कि ये है मेरे पास इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है? तो नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही होना चाहिए, y इक्वल टू mx माइनस c भी हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि ऐसा भी होना चाहिए y इक्वल टू माइनस mx प्लस c, ऐसा भी हो सकता है। नॉट नेसेसरी, समझ रहे हो ना? तो मैथ्स में तुमने जितना सीखा वो तो इतना था, अब फिजिक्स समझो। बहुत सारा पॉसिबिलिटीज आएगा, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज हम समझेंगे, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज के ऊपर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बट ऐसा हो जाता है कि मतलब जब मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं ना तो वो सारा कंफ्यूज हो जाता है, मतलब क्या है ये सब। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक एक्सप्लेन तो मैं करूंगा ही, मैं बता रहा हूं कि एक बार मैं ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे बताऊंगा, कभी मैं कहूंगा कि ऐसा हो रहा है, कभी मैं कहूंगा ऐसा हो रहा है, कभी कहूंगा ऐसा हो रहा है, समझ रहे हो ना? तो बहुत सारा पॉसिबिलिटीज आएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देयर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स, बट इक्वेशन जो होगा वो तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही होगा। वो अलग बात है कि m के आगे माइनस साइन आ सकता है, ना भी आ सकता है, c के आगे माइनस साइन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि c का वैल्यू ही 0 हो। अगर c का वैल्यू 0 हुआ तो क्या होगा? y इक्वल टू mx होगा। अगर y इक्वल टू mx हो रहा है, अगर y इक्वल टू mx हो रहा है, फिर से उस दिन की तरह y इक्वल टू mx हो रहा है, मोमेंटम वाला याद है ना उस दिन? अगर y इक्वल टू mx हो रहा है तो मैंने कहा कि m क्या है? स्लोप है, करेक्ट, स्लोप है, करेक्ट। यहाँ पे m कांस्टेंट है ना? x तो y इसके ऊपर यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट स्पीड। अभी सीखा ना हमने। देखो ये सब चीजें तुम्हें एनसीईआरटी की किताब में नहीं मिलेगा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ना ही प्रदीप एस एल किसी में भी मिलेगा, दिनेश जो भी किताब है तुम्हारे पास, ये इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, ठीक है? कोई तुम्हें बताएगा नहीं कि y इक्वल टू mx के साथ ऐसे मैच कर रहा हूं मैं, ये तुम्हें खुद से ही समझना पड़ेगा। तुम्हें पता चल गया कि y इक्वल टू mx है, इसमें तुम समझ रहे हो कि x वेरिएबल है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, m तो कांस्टेंट है। फिर मैंने इसको यहाँ पे देखा कि s जो है s इक्वल टू vt है। अब मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई मोशन क्या है, क्या यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो रहा है या नहीं मेंटेन हो रहा है, क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है? वो तो बात की बात है, हम बात करेंगे इसके बारे में, तब जाके ये वाला सिचुएशन चेंज हो जाएगा। तो अभी हमने जो सीखा वो है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें पता है कि एवरेज स्पीड जो होगा वो तो कांस्टेंट होगा। तो इस फॉर्मेट में जो इक्वेशन आया वो तो इसके साथ मैच कर रहा है। अब इसका जो ग्राफ होगा इसका भी क्लियर है अभी? तो इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा, है ना? क्लियर है? तो अब अगर मेरे पास ऐसे हो रहा है सिचुएशन y इक्वल टू mx, अब अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि y इक्वल टू s इक्वल टू vt। अच्छा, और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जितना भी ग्राफ्स होगा ना, जितना भी ग्राफ्स होगा, तुम्हें अगर ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तुम्हें इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। मैं भी जितना ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ही ड्रॉ करूंगा, विदाउट इक्वेशन इट इज नॉट पॉसिबल। और किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब फिजिक्स में सबसे ज्यादा आएगा या फिर केमिस्ट्री में नेक्स्ट आएगा, तो तुम्हें इक्वेशन पता होना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन है मेरे पास। जैसे कि मेरे पास ये वाला इक्वेशन है तो मैं समझ पा रहा हूं ना, हाँ ये तो y इक्वल टू mx फॉलो करेगा। क्लियर है ना? चलो, तो ये याद रखना है तुम्हें कि ग्राफ हमें ड्रॉ करना है तो इक्वेशन देना ही पड़ेगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि भाई ये तुम्हारे पास सिचुएशन है, s इक्वल टू vt तुम्हारे पास है और ग्राफ तुम्हारा ऐसे आ रहा है, ठीक है? अब तुम कहोगे कि सर s इक्वल टू vt है, यहाँ पे तो c प्लस c नहीं है, 0 है। तो ये वाला ग्राफ अगर मैं कहूंगा कि इस इक्वेशन के लिए अगर मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो इसका मीनिंग क्या होता है? पहली बात तो टेक्निकली तो इनकरेक्ट होगा क्योंकि ये तो c पॉइंट है। इसका मीनिंग समझो, पोजीशन है, टाइम है, तुम कह रहे हो कि यहाँ पे जब t इक्वल टू 0 होगा मतलब s इक्वल टू vt प्लस c मैं लिख रहा हूं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर तुम कह रहे हो कि अगर तुमने मेरे से पूछा एट t इक्वल टू 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s,
एट टी इक्वल टू जीरो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, तो मैं क्या करूंगा v इंटू जीरो लिखूंगा यहाँ पे, तो प्लस सी हो जाएगा, तो एस इक्वल टू सी हुआ। मतलब जब टी जीरो था उसका कोऑर्डिनेट कितना था, सी, इतना हाइट सी होगा, है ना। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो तो एस इक्वल टू वी टी है, जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन होना चाहिए था। अब मैंने कहा कि ये अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो क्या ये करेक्ट है, तो देखो ये करेक्ट तो वैसे टेक्निकली है नहीं, बट हम यहाँ पे अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे ना तो विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग बात कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग बात कर रहे हैं। मतलब वही वाला केस हो गया कि लास्ट डे मैंने डिस्कस किया था मोमेंटम के बारे में, कि यह है तुम्हारा घर, यह है पैरागन जूनियर कॉलेज, ठीक है, और ये मेरा घर है, समझ रहे हो ना। तो तुमने क्या किया, अब समझो, तुमने यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन किया, मतलब तुम्हारा कांस्टेंट स्पीड था और कांस्टेंट स्पीड से ए टू सी तुम पहुंच गए, मतलब तुम्हारा जो घर है वहां से पैरागन जूनियर कॉलेज पहुंच गए हो। तो तुम्हारे लिए जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ये कॉलेज तो मेरे को भी जाना है ना, यहां से जाऊं। तुमने कहा कि तुमने ओरिजिन से गए हो, बट मैं क्या यहां से मूव कर रहा हूं, तुम्हारे रेस्पेक्ट से तो मैं यहां आगे हूं, थोड़ा सा कम डिस्टेंस कवर करना है ना, तो मेरा ग्राफ तो यहां से होगा, समझ रहे हो ना। अब कहोगे कि मेरा एक दोस्त है सर, वो तो यहां पे रह रहा है, तो ठीक है, उसको यहां से पहुंचने दो कॉलेज, क्लियर है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कि कैसा कैसा सिचुएशन है हमारे पास ग्राफ होगा। अब तुम कहोगे कि सर मुझे तो, मैंने कॉलेज तो पहुंच गया, अब तो घर भी जाना है ना, तो तुम्हारा ग्राफ जो है ऐसे, वो फिर तो ऐसे भी आएगा, उल्टा मूव करोगे ना, ठीक है। बट हम जो बात कर रहे हैं ना, अब एक चीज को समझो, हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो तो एवरेज हो गया स्पीड, ठीक है। अब मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम ये जो ग्राफ होगा जो डिस्टेंस टाइम का, ये ऐसा पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, ये वाला ग्राफ अभी तुम्हें दिखाया मैंने, ये पॉसिबल, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, पहली बात। इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया था, और इसको मतलब ये वाला है आंसर मतलब तुमसे मतलब निकालना था मुझे, इसलिए मैंने ऐसे बोला कि घर भी जाना, घर से फिर वापस, कॉलेज से फिर वापस घर भी जाना है, तो तुम्हें लगा कि ठीक सर ने बताया ऐसा है तो ऐसा होगा। अब देखो एक बात समझो, तुम्हें जो ग्राफ ड्रॉ करना था वो तो डिस्टेंस बताया ना, मैंने डिस्टेंस बताया, माइंड द वर्ड, डिस्टेंस बताया ना, डिस्टेंस कैन नॉट बी, तो फिर तुम्हें ये समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, ये तुम्हें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं समझाता हूं। ये टाइम है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, लेट अस कंसीडर, मैंने 1 2 3 4 बता दिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। अब तुम क्या कहना चाहते हो इस ग्राफ में, तुम क्या कहना चाहते हो ये समझो, कि जब 1 सेकेंड हो गया तो मैं यहां पे कहीं पे था, जब 0 सेकेंड था तो मैं 5 मीटर पे था, मान लो 1 सेकेंड हो गया, तुम्हारा डिस्टेंस कितना हुआ। अब फिजिकली समझो, डिस्टेंस बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, तुमने क्या कहा कि मैं जब 0 में था, जब 0 टाइमिंग था, मेरा पोजीशन 5 मीटर, जब मैं 1 सेकेंड मतलब बढ़ गया ना, 1 सेकेंड टाइम आगे बढ़ा तो तुम 4, नेक्स्ट तुम क्या कर रहे हो कि हाँ, फिर समझ रहे हो ना, तो अल्टीमेटली तुम 0 तक आ गए, मतलब तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज करे, डिस्टेंस कैन नॉट बी डिक्रीज, अगर तुम मोशन पे हो तो तुम्हारा तो बढ़ता जाएगा। तो एक चीज, ये पजल क्वेश्चन है, ठीक है, ये पजल क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें समझना होगा कि डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ होता तो ये पॉसिबल होता, तो डिस्टेंस के लिए तुम अगर घर से कॉलेज आए तो ऐसे ग्राफ, अगर तुम कॉलेज से घर गए फिर भी ऐसे ही ग्राफ होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ही कवर करेगा, तुम्हारा वही काउंट होगा ना, तुमने कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, समझ रहे हो ना, क्लियर है। अगर मेरे पास एक ऐसा ग्राफ, फिर से हाँ, ये पोजीशन है, अब नेमिंग मैंने चेंज कर दिया, पोजीशन है और ये टाइम है, ठीक है, और मेरा ग्राफ जो है वो ABC जैसा हो गया, ये मेरा ग्राफ है, ये ग्राफ ड्रॉ किया मैंने पहली बार। अब बताओ ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। अब कहोगे कि पता नहीं तुम्हारे दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, अब कहोगे कि सर ग्राफ के लिए तो वैसे इक्वेशन चाहिए,
और इक्वेशन तो हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह है, जो कि बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है उसमें, और जो बहुत सारा पॉसिबिलिटीज होगा, बट उसमें जो भी पॉसिबिलिटीज होगा वो तो स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करेगा, है ना। तो तुम कहोगे उस हिसाब से सर ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कहोगे तो फिर ये वाला पॉसिबल, ये वाला पॉसिबल, ये वाला पॉसिबल नहीं है ये सिंपल था ना, इसको कॉम्प्लिकेटेड मैंने जबरदस्ती बनाया ताकि पहले वाला क्वेश्चन जो तुम्हारा गलत हुआ ना, इसको फिर तुम मतलब उल्टा कह दो। ये तुमसे करवा रहा हूं मैं, तुम नहीं कह रहे हो ये एकदम सिंपल था। अब इसका फिजिकल मीनिंग समझो, ठीक है। वाई मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। देखो अगर मोशन यूनिफॉर्म ना हो, मैंने ये तुमसे मेंशन नहीं किया कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो y इक्वल टू एम एक्स या फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्मिटी है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता था, तब भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, वही तो जानना है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। अब तुम समझो, अब एकदम कॉमन सेंस है इसमें। मान लो ये वाला टाइम t1 लिखता हूँ ना, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, यहाँ पे एक टाइम लेता हूँ मैं, मान लो 5 सेकेंड है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस है 2 मीटर, ये वाला डिस्टेंस है 3 मीटर, यहाँ पे कहीं भी डिस्टेंस लेता हूँ वो है 4 मीटर, ठीक है। समझ रहे हो ना, मैं कहाँ हूँ अब, यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मैं जब वहां से यहाँ तक मूव किया तो टाइम कांस्टेंट रहा, मतलब अगर मैं मोशन पे हूं तो मेरा पोजीशन चेंज होगा। जिस टाइम पे मैं जहां पे हूं उसी टाइम पे मैं अगर मोशन पे हूं, इफ आई एम इन मोशन, तो उस टाइम पे मैं पहले जगह पे हो सकता हूं क्या? नॉट पॉसिबल, है ना। तो देखो यहां पे तुम कह रहे हो कि 5 सेकेंड पे तुम यहां पे थे, फिर 5 ही सेकंड पे तुम यहां पे भी थे। समझ रहे हो ना, तुम कह रहे हो कि 5 सेकंड में मैं यहां पे था, ये वाला पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट है मेरा, फिर कह रहे हो 5 सेकंड में तुम 4 मीटर पे भी थे, तो तुम मतलब इंसान नहीं हो तो फिर है ना, तुम इंसान हो ही नहीं सकते, कुछ और हो। तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलो ग्राफ के बारे में और थोड़ा सा बात करते हैं। तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर मुझे ड्रॉ करना है, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर तुम्हें ड्रॉ करना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म आना चाहिए। जैसे कि अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें इक्वेशन होना चाहिए, इक्वेशन हमारे पास होना चाहिए, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट, अगर यहाँ पे डिस्टेंस था तो हमने ये इक्वेशन यूज किया, S इक्वल टू VT, है ना। यहाँ पे हमने कहा कि यूनिफॉर्म मोशन है, तो ये जो है यहाँ पे डिस्टेंस अगर वर्ड यूज हो रहा है, डिस्टेंस अगर वर्ड यूज हो रहा है तो ये एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड में, तो इसमें तो एवरेज स्पीड है, तो इसके एसोसिएटेड जो टर्म था वो तो डिस्टेंस था, और डिस्टेंस जो है कि स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन होगा नहीं, वेक्टर क्वांटिटी तो है ही नहीं, है ना। तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसके साथ भी एक इक्वेशन चाहिए होगा, बट इक्वेशन में जो भी रहेगा वो तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम, जैसे कि डिस्टेंस को मैंने बताया कि कोई भी अगर तुम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, अगर वो सर्टेन विद द रेस्पेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर s है तो डिस्टेंस भी s होता है। वैसे मतलब इसका डिस्प्लेस भी हुआ ये ऑब्जेक्ट, और इसने थोड़ा सा लेंथ ऑफ द पाथ इसका कुछ है ना। तो अगर मैं सिर्फ डिस्टेंस को कंसीडर करूं तो इसका एक टर्म मैंने इंट्रोड्यूस किया कि इसका स्पीड होना चाहिए, है ना। तो उसी अगर मैं इसको अगर डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं तो उसका स्पीड होना चाहिए, बट सिंस डिस्प्लेसमेंट इज हैविंग ए सर्टेन डायरेक्शन, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ स्पीड नहीं, साथ में डायरेक्शन भी होना चाहिए। समझ रहे हो ना। जैसे कि मैंने स्पीड तुम्हें इंट्रोड्यूस किया कि तुम मोशन में हो और तुमने सर्टेन डिस्टेंस कवर कर लिया तुमने विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो तुमने ऑब्वियसली कुछ स्पीड मेंटेन किया होगा। तो नेक्स्ट मैं चाहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ड्रॉ हो ग्राफ, तो उसके लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए, वो तो मस्ट है, इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन, अगर ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा तब तो हम कर लेंगे, बट ऐसा इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूँ कि एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है,
इसके साथ तो कोई वेक्टर एसोसिएटेड है नहीं, बट हमें तो डिस्प्लेसमेंट पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें वो वाला फिजिकल क्वांटिटी चाहिए इक्वेशन में जिसका डायरेक्शन भी हो। तो इसलिए हमारे पास जो नया टर्म आएगा वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वो वाला फिजिकल क्वांटिटी होगा जिसके पास डायरेक्शन होगा। स्पीड के पास क्या था? स्पीड के पास था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं था। तो वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी और स्पीड जो है दोनों पैरेलल टर्म है, बस एक ही जगह पे मतलब प्रॉब्लम है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन आता है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन आता है तो यहाँ पे डिस्टेंस तो होगा नहीं, यहाँ तो वो वाला टर्म होना चाहिए वो जो डिस्टेंस के साथ पैरेलल जाता है, जो कि है डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है वो तो सिंपल, जो तुमने क्लास 9 में पढ़े हो, वो तुम्हारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब ये अलग बात है कि देखो वेलोसिटी और स्पीड, अगर मैं ऐसे बात करूं कि वेलोसिटी और स्पीड क्या सेम है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ, वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम है। अब देखो एक चीज, इस ग्राफ को हमें ड्रॉ करना है, तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ऐसा है इक्वेशन कि वेलोसिटी जो है, जो हमने क्लास 9 में सीखा, वो है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर वेलोसिटी को v लिखता हूं और डिस्प्लेसमेंट को मैं s लिखता हूं, इस बार डिस्प्लेसमेंट को s लिख रहा हूं, तब डिस्टेंस था मेरे पास, और टाइम को t लिख रहा हूं, तब भी तो तुम्हारे पास s इक्वल टू vt आ रहा है ना, पहली बार। तो ये भी इक्वेशन मतलब जो भी होगा यहाँ पे, मतलब ग्राफ अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम होना है, तब भी इक्वेशन s इक्वल टू vt होगा, ठीक है, तभी तो स्ट्रेट लाइन होगा। बट तब वो वाला पॉसिबिलिटीज होंगे, कौन सी वाला? जो कि तुम्हारे पास डिक्रीज हो रहा है, ऐसे, समझ रहे हो? ये वाला हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये वाला पॉसिबिलिटीज तब होगा। क्लियर है ना? ये वाला बात क्लियर है। बट वेलोसिटी जो है, जो तुमने ये वाला सिचुएशन तुमने जो पढ़ा है ना, वो तो क्लास 9 का था, तो यहाँ पे हम ऐसे सिंपल वेलोसिटी लिख नहीं सकते। मैं इसको रिपीटेडली डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि स्पीड में मैंने बता दिया। यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम होगा, वेलोसिटी जो होगा, आगे जाके हम सारा स्पीड नहीं वेलोसिटी के बारे में ही बात करेंगे, बट सिचुएशन तो सेम ही होगा कि अगर मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन मुझे पता है कि ये बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस, अब कहूंगा एक बॉडी का इक्वली डिस्प्लेस हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर मुझे इसके रेस्पेक्ट में बात करना है, एक बॉडी है जो इक्वली डिस्प्लेस हो रहा है विथ रेस्पेक्ट ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल, तो तब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा है कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा नहीं, तो हमारे पास जो टर्म आएगा वो एवरेज वेलोसिटी आएगा। क्लियर है? सेम चीज होगा, मतलब डिस्टेंस के साथ जो होके मतलब तुम्हारे पास एवरेज स्पीड आया, वही डिस्प्लेसमेंट के साथ होके एवरेज वेलोसिटी आएगा। क्लियर है? बट यहां पे देखो एक चीज, जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो कैसे होगा, तुम तुम देखो, बदरपुर टू, ऐसे करता हूँ, सिलचर टू बदरपुर टू करीमगंज, ठीक है, जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुआ। क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ तक जब तुम पहुँच गए ना, तुमने x1 डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जब तुम पहुँच गए तो तुमने x2 डिस्टेंस कवर किया। इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए तुम्हें जो टाइम लगा ना वो t1 था, और जब तुमने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया तब टाइम तुम्हारा लगा t2, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हें कोई पूछ रहा है कि भाई इस जगह पे, मतलब बदरपुर टू करीमगंज जो तुमने जर्नी किया होगा, जर्नी तो तुमने यहाँ से लेके पूरा किया, बट क्वेश्चन जो तुम्हें पूछ रहा है, कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, पहली बात तो यहाँ से यहाँ तक बदरपुर टू करीमगंज जो जर्नी हुआ तुम्हारा, क्या उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहा? एकदम मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन में बात करूं तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बट मुझे तो आंसर क्या देना है? कांस्टेंट देना है ना। तो मैं क्या टर्म यूज करूंगा यहाँ पे? एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? वैसे तो जनरल डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसमें होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल। अब मेरे को क्वेश्चन क्या पूछा गया? मेरे को क्वेश्चन पूछा गया कि इस जगह पे मुझे चाहिए इन्फॉर्मेशन, इस जगह का इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस जगह का। तो इस जगह पे भी तो तुम अपना वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर रहे हो, बट तुम जो रिप्लाई दोगे, आंसर दोगे, वो तो स्पीड की तरह ही होगा ना, है ना। तब यहाँ पे मैं कुछ इक्वेशन लिखने वाला हूँ। तो इक्वेशन क्या होगा? देखो यहाँ इस जगह का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो सिंपली दिखाई दे रहा है x2 माइनस x1, है ना। और इस जगह पे टाइम कितना लगा तुम्हें? तो क्लियर है ना? क्लियर है चीज? हाँ, तो सिचुएशन मतलब देखो, जब एवरेज स्पीड था तब कुछ और आ रहा था इक्वेशन, और
एवरेज वेलोसिटी में कुछ और आया, है ना। अब मैं अगर ऐसे बात करूं कि वाला नया टर्म तुम्हें मिलेगा एवरेज वेलोसिटी x2 माइनस x1 को हम डेल x से लिखेंगे, ठीक है। और ये डेल t, ये डेल ये इंडिकेट करता है कि डेल x जो है वो कहता है कि ये इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। और डेल t होगा t2 माइनस t1। तो सिंबॉलिकली डेल x जो होगा वो x2 माइनस x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल t t2 माइनस t1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बट जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ये v है और इसको मान लो x है और ये t है, तो x इक्वल टू वी टी, ऐसे ग्राफ, मतलब ये इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन तुम्हारे पास स्टेट, ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राफ के बारे में बात करो, मुझे तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इक्वेशन चाहिए, है ना। तो इक्वेशन ऐसे आया। अब अगर आप ये जो है मेरे पास यूनिफॉर्म है, ये मेरे पास अगर यूनिफॉर्म है तो ये v जो है वेलोसिटी ये कांस्टेंट होगा, है ना। तो कांस्टेंट होगा तो फिर ये वाला जो ग्राफ होगा वो तो उसी की तरह होगा। मतलब तुम्हारे पास जो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ हो रहा था जब एवरेज स्पीड हमने पढ़ा, बट एक चीज आ गया है वेलोसिटी जिसका डायरेक्शन है, इसलिए नेगेटिव भी पॉसिबल है नेगेटिव होना भी पॉसिबल है ना। तो मान लो तुम्हारे पास, समझ रहे हो ना, मैंने एवरेज स्पीड डिस्कस कर लिया इसलिए इसको ज्यादा डिस्कस कर नहीं रहा, मुझे ग्राफ बनाना है एक्चुअली। अगर मेरे पास ऐसा है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ तुम्हें बताने के लिए कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, मान लो इसको मैं x से डिनोट कर रहा हूँ, इसको मैं t से डिनोट कर रहा हूँ, तुम्हें कह रहा हूँ कि एक ग्राफ बनाओ जिसमें x जो होगा वो नेगेटिव होगा और t जो होगा, t तो नेगेटिव नहीं हो सकता, v जो है वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है। बताओ, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। हाँ, तो ये मतलब पॉसिबिलिटीज तो है। अब बताओ, नीचे से करो, ड्रॉ करो। अब तुम ड्रॉ करने से पहले ना इन सब चीजों को ना ऐसे समझा करो कि सर कहना क्या चाहते हैं। मतलब अगर मैं यहां से ऐसे जाऊं ए बी सी, ये इसके रेस्पेक्ट से बात हो रहा है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट से तुम ऐसे गए तो वेलोसिटी क्या है? v, ठीक है। मान लो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है 2 किलोमीटर और यहां तुमने कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी मेंटेन की, कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन की जो की है v। यहाँ तुम्हारा घर है, यहाँ पे मान लो कॉलेज है और यह तुम्हारा दोस्त का घर है। तो अब तुमसे पूछा गया कि A to B का डिस्टेंस कितना है, तो 2 किलोमीटर, मतलब ये तुम्हारा ओरिजिन हो गया ना, और ये मान लो 1 किलोमीटर हुआ। तो इसके रेस्पेक्ट में ये तो नेगेटिव एक्सिस में है, ठीक है। तुम्हारा अब वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, अब वेलोसिटी की बात कर, वेलोसिटी अगर ऐसे डायरेक्शन में गए हो तो पॉजिटिव, और तुम्हें पूछा गया कि भाई तुम्हें कॉलेज नहीं तुम्हारा दोस्त के घर जाना है, वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन करके जो पहले मेंटेन किया था, तो तुम वही वेलोसिटी से ऐसे जाओगे तो अब वेलोसिटी पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? क्यों? क्योंकि तुम्हारा रेस्पेक्ट में तो ऐसे जाना था पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, अब ऐसे जा रहे हो तो नेगेटिव, ठीक है। अब समझो बात को, अगर ये नहीं होता मेरे पास, अगर ये सिचुएशन नहीं होता, रब कर दिया मैंने, ये सिचुएशन होता, तब तुम कहते कि मेरा घर ओरिजिन है और मेरा ग्राफ ऐसे जाएगा, है ना? क्लियर है? तब ग्राफ कैसे होगा? ऐसे। क्यों? क्योंकि v जो है वो है बट ग्राफ अगर ये वाला सिचुएशन होता तो तुम तब ऐसे जाते, अब तो ऐसे जा रहे हो, समझ रहे हो? ऐसे होना मतलब क्या हुआ? v। तो मेरे पास अब क्वेश्चन में आओ। पहली बात तो v नेगेटिव के लिए, v नेगेटिव होने के वजह से ग्राफ ऐसा होना चाहिए, बट अब x क्या है? x 0 है। क्या x 0 है? इसका मतलब यह है कि ये वाला घर जो है ये तुम्हारा घर है, यहां पे कॉलेज है, यहां तुम्हारा दोस्त का घर है, और यहां पे कोई और एक है ना? तुम्हारे रेस्पेक्ट में इसका घर नेगेटिव एक्सिस में है। अब तुम्हें कह रहा है कि यहां से इसका एक वैल्यू है,
इसका वैल्यू है अगर इसको मैं x मानता हूं तो इसका एक वैल्यू है जो कि नेगेटिव है। अब इसको अगर मैं x मानता हूं, इसका एक वैल्यू है जो कि 0 है, इसका एक वैल्यू है x जो कि, और इसका भी नेगेटिव है जो कि इससे ज्यादा नेगेटिव है। क्वेश्चन जो पूछा गया, इसका सिचुएशन मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। जो क्वेश्चन पूछा, कह रहा है कि इसके घर से तुम्हारा घर जाओ। समझ रहे हो? क्वेश्चन में ये जो है कंडीशन, देखो इतना सब चीजें तो तुम्हें नहीं बताएगा क्वेश्चन में, बस तुम्हें समझाने के लिए ये सिचुएशन क्रिएट किया मैंने। तुम्हें अगर तुम्हारे घर से इसके घर में जाना था तो तुम्हारा घर तो ओरिजिन में था, तो ओरिजिन से पास होता, बट तुम्हें कहां से जाना है? यहां से। नेगेटिव यहां से जाना है, यहां से स्टार्ट करना है और जाना भी उल्टा जाना है, ऐसे। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? ये वाला ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है? तो फिर यहाँ से ऐसे। क्लियर है सबको? चलो तो बताओ ना। यहाँ से जाएगा ऊपर से, ऐसे जाएगा। क्लियर है? ओरिजिन से, ओरिजिन तो 0 है, ओरिजिन। हाँ बताओ बताओ। ऐसे जाएगा। यही जब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझ रहे हो ना देन एवरीथिंग इज क्लियर, अदरवाइज घूमते रह जाओगे। मतलब समझ रहे हो? इसीलिए मैंने वो वाला सिचुएशन क्रिएट किया कि तुम्हें सिचुएशन को समझ में आए, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट टर्म आ जाता है, जब वेलोसिटी टर्म आ जाता है, तब डायरेक्शन की बात आ जाता है। समझ रहे हो ना? तो उसके वजह से मतलब ये जो ग्राफ्स का होगा बहुत सारा पॉसिबिलिटीज हो जाएगा, तब तो नेगेटिव होगा। तुम मुझे ये बताओ कि ये वाला सिचुएशन क्लियर है? ये जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, अगर ये क्लियर है तो ये जो ग्राफ है आसानी से होगा, एकदम इजीली होगा। ठीक है ना? समझ रहे हो? तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।